शुरुआत अनिल सिन्हा साहब से ही करना चाहूंगा। पुणे में है और पुणे की वो खबर जहां से निकल रहा है कि एक 144 अब नया उसमें आ गया है, जो नई जो कानून की पुस्तक हुई है उसमें उसका नाम बदला, लेकिन हम तो 144 से आमजन उसे जानता है। मैं चाहूंगा अनिल सर, ये ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको वहां जो 144 जैसा कदम उठाना पड़े प्रशासन को? कई निर्देश तो सरकार के ही होंगे और दिल्ली भी कहीं ना कहीं इसमें समाहित, तो सब पर एक शुरुआती आपकी एक राय, आपकी टिप्पणी। चलिए देखिए क्या है कि अभी उनके पास कोई जिसको आप कहते हैं कि कोई प्लान, जो मैनेजमेंट का प्लान होता है कि भाई ये जो क्राइसिस आई है उसके लिए क्या करें, तो वो कोई पॉलिटिकल प्लान उनके पास है नहीं, दिख नहीं रहा है। और माइंड सेट जिसको आप कहते हैं कि जो पॉलिटिकल उनकी आइडियोलॉजी है, वो उनको अलाउ नहीं करती है कि डेमोक्रेटिक ढंग से डील करें। अब अभी आपको आप रामचरण जी ज्यादा सीनियर हैं सबको, हम लोगों से उनको पता होगा और सब जानते हैं कि जंतर मंतर पर कोई भी अगर आंदोलन करने के लिए आ जाता था तो उसके लिए पानी की व्यवस्था और टॉयलेट्स जो है, मोबाइल टॉयलेट्स आ जाते थे। ये इसके लिए भी ये जो दिल्ली के खिलाफ अरविंद केजरीवाल भी जो धरना और ये दे रहे थे, उस समय भी वो सारी व्यवस्था हो जाती थी वहीं पे उनके लिए कि भाई इतना क्राउड आया हुआ है तो उसको मैनेज करना है। और उन असल में जो उसमें एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो सिटीजन को सिटीजन के रूप में लेती थी गवर्नमेंट। वो कोशिश करती थी, उनके अपने प्रॉब्लम्स थे, बेईमानियां भी हुई, भ्रष्टाचार था, दमन भी था कई लेवल पे, लेकिन उनका जो है एक ये जो मतलब उनकी जो थी कि सिटीजन को सिटीजन के रूप में लेना है। डायलॉग हमको याद है, हम लोग मतलब याद क्या, लगातार कई बार देखा कि कोई भी अगर आंदोलन के लिए बैठा हुआ है, अब मेधा पाटकर कितना हिला सकती थी गवर्नमेंट को ना, लेकिन वो भी बैठी हुई है तो जलसा जो ह्यूमन रिसोर्स ये वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री से आदमी आता है, मतलब उनके यहाँ से बुलावा आता था, 5 आदमी गए मिलने के लिए। और मान लिया मंत्री ना मिले तो वो सेक्रेटरी लेवल का कोई आदमी मिल रहा है, वो उनका मेमोरेंडम कम से कम ले रहा है। वो और ये मतलब यही परंपरा रही है कि कहीं भी आप गए, आपने एक मेमोरेंडम दे दिया, मेमोरेंडम लेने के लिए एक ऑफिशियल आदमी आएगा। ये मतलब जो डायलॉग है वो एक उनको बेसिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी। और ये दायित्व दायित्व मतलब उनको एक बाइंडिंग जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल मोरल बाइंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग, वो इसको मानते नहीं है। अब अभी ये जो निषेधाज्ञा मतलब जिसको आप 144 कर रहे हैं, प्रोहिबिशन प्रोहिबिशनरी ऑर्डर जो है, वो जी जी। प्रोहिबिशन का जो ऑर्डर है वो ये है कि आप लोग जो आप जमा नहीं हो सकते, 5 आदमी, 5 आदमी यहाँ पुणे में, मतलब कोई चाय की दुकान में भी 10 आदमी ज्यादा दिखाई देगा कहीं भी। अब ये हम आप खुद ही मजाक बना रहे हैं। अच्छा कोई आप उससे अभी जो आने वाला है जो 31 तक के लिए लागू किया है, और उसमें फेस्टिवल्स वगैरह का इन लोगों ने बहाना बनाया। अब ये जो ऑर्डर ये जो है ये कौन मानेगा, किसी पर कोई असर नहीं है। 18 से कल, आज 19 हो गया ना, कल ही से लागू हुआ है। कल से लागू 18 से किया लेकर, हाँ 18 से 31 तक के लिए लागू किया है। अब 18 कहीं कोई नजर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। अब ये इसका मतलब कि लोग समझ रहे हैं क्या कि मतलब आपने खुद ही बता दिया कि राहुल गांधी के लिए हमने लगाया है। अब अब उसका क्या उस पर का, अच्छा वो तो करेंगे तो आप खुद ही उल्लंघन करवाएंगे, तो है। अनिल आपने सर, आपने कानून। अनिल सर कोटा में किया था, कोटा में उसको देखा, फिर आप गए जब वो देहरादून, देहरादून में आपने, और वहां तो आपने कंसर्ट करा दिया था। वहां कौन, एक वो जैस्मीन है, उनके गीत गजल वो बाजू में हाँ प्रोग्राम पूरा करा दिया यूथ के लिए, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। नहीं प्रयागराज में आप फ्लॉप हुए, सब जगह तो फ्लॉप हो रहे हैं। नहीं नहीं रोक रहे हैं। देखिए क्या है, अंतर वो नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि अंतर तो हो ही जाता है, जैसे कि कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जो कोलकाता में रखा था, तो उन्होंने मना कर दिया तो बच्चे छोड़ दिया, उन्होंने नहीं की, सभा नहीं की, या जो भी उनका प्रोग्राम था वो नहीं किया। प्रेस क्लब में मना कर दिया तो प्रेस क्लब के बाहर वो गए।
तो आप तो एक्सपोज हो गए ना, अब गवर्नमेंट तो एक्सपोज हो गई, बच्चे तो चले गए, मान लिया नहीं कर पाए, लेकिन नहीं कर पाने से ज्यादा उनको पब्लिसिटी, उनको नजर लोगों की, मतलब नजर में वो आए, लोगों के ज्यादा आए, तो आपने तो गलती कर दी। और यस। ऐसे ही तो इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि आपने जो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला कहा, विपरीत बुद्धि आपको लग रहा है, यही उनकी बुद्धि है। मतलब आप जो आप आपको आपको चूंकि लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आप चूंकि डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हम चूंकि डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए नॉर्मल नहीं लगता है कि ये कार्रवाइयां हो, लेकिन ऐसी कार्रवाई करे सरकार, ऐसा बिहेव करे इस तरह से लोगों को, तो आपको इसलिए विपरीत बुद्धि लग रही है कि विनाश काल आ गया। विपरीत विपरीत बुद्धि नहीं है, वो इसमें यकीन नहीं करते, यही उनकी सही बुद्धि है। जो उनकी असली बुद्धि, अगर वो इसके विपरीत करेंगे तब मैं कहूंगा विनाश काले हो या नहीं, लेकिन विपरीत बुद्धि में मानूंगा। लेकिन ये विपरीत बुद्धि ने यही बुद्धि है कि डंडा से, मैनिपुलेशन से, झूठ से, इतिहास को गलत ढंग से पेश करके, गलत बयानी करके, मतलब झूठे उन्माद पैदा करके, नफरत पैदा करके, यही इसी से हम अपनी पॉलिटिकल जो ये है, क्या कहते हैं, डोमिनेंस है, उसको बरकरार रख सकते हैं। ये उनकी बुद्धि का कोर है, यही केंद्रीय तत्व है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये ठीक। उनकी यही उनकी बुद्धि है। विपरीत बुद्धि तब अनिल सर, ये होती। समझ समझ गया। अनिल सर, ये और बता दीजिए एक दो लाइन में आप, मैं फिर आपके अगले चरण में लौटूंगा कि ये जो रोकने की कोशिश है, आप क्या ये जैन जी रोक पाएगा पुणे में? राहुल गांधी को रोक पाएंगे ये लोग इस तरीके से, ये सब जो जुगतबाजी करके रुकेगा ये? हो आप कह रहे नहीं, कोई नहीं मान रहा, कैसे, नहीं क्या नहीं क्या देखिए क्या क्या, करेंगे? नहीं नहीं देखिए क्या है, उनको लगा, देखिए दो, उनका वही मैंने जो कहा आपको, उनकी जो असली बुद्धि है, वो यही बुद्धि थी कि मैनिपुलेशन से। पहले उन्होंने क्या किया कि कॉकरोच जनता पार्टी वाले आए, तो उन्होंने एंटिसिपेट ही नहीं किया क्या कि इन लोगों की कितनी ताकत हो सकती है, क्योंकि वो तो एक वर्चुअल स्पेस में क्रिएट की हुई पार्टी थी, जो रियलिटी से कोई संबंध नहीं था, कोई ग्राउंड पर तो बनी नहीं, कोई ऐसी तो हुआ नहीं ऐसा कि सभा हुई, मीटिंग हुई किसी हॉल में और तय किया कॉकरोच जनता पार्टी। एक आदमी ने, वो उसने घोषणा कर दी कि वर्चुअल पार्टी में, और उसको रिस्पॉन्स आ गया। तो ये एक नए, मतलब एक अलग तरीके का दौर है, जिसमें कि आपको ये नजर मिलेगा। ऐसे तो कोई पार्टी या कोई भी संगठन बिना कहीं मीटिंग किए हुए तो बन नहीं सकती, लेकिन वो बन गई। उनको उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए ये कि कितना डिसकंटेंट है लोगों के बीच में, कितनी जो है असंतोष कितना है, तो वो उसको समझ नहीं पाए। और जब वो लोग संसद मार्च पे आ गया, उसके बीच में भी बहुत मैनिपुलेशन हुआ सोनम वांगचुक के साथ। जिस तरह से नड्डा की बातचीत कराई, फिर उसका लगे रहे कि इसको मैनिपुलेट कर लेंगे ये से, लेकिन पब्लिक मैनिपुलेट नहीं होती। मान लिया वांगचुक का पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, वो उन्होंने अनशन तोड़ लिया या मतलब बाहर हो गए एक तरह से, लेकिन वो लोगों का, लोग नहीं है थे ना, लोग को मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते, कोई जनता को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। उसको आप उन्माद में ले जा सकते हैं, उत्तेजना में ले जा सकते हैं, गलत विचारों से कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एकदम वर्थलेस गवर्नमेंट है, एकदम नकारा ये थी, सत्ता थी, और वो 12 साल से ज्यादा रह गई, और उनको ये कहने का मौका लग रहा है कि नेहरू जी से इतने दिन ज्यादा और फलना जी से उतने दिन ज्यादा, तीसरा टर्म, ये सब मौका मिल गया। तो आप समझिए क्या कि कई कई लेवल पर वो तो जीते ना, जीते क्या कि वो उनकी जो ये थी पॉलिटिक्स थी, वो सक्सेसफुल हुई। ये आपको लग रहा है ये गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इतने साल चलने चाहिए थे, और 15 साल चल जाएगी, तो ये चलने चाहिए थे, किसी भी हालत में नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन ठीक। ये चल गई मैनिपुलेशन से। तो इनको भरोसा हो गया कि यही मैनिपुलेशन 2047 तक चलाएंगे। जी। मतलब वो जो बोल रहे हैं, वो ये जी। कह रहे हैं कि 2047 तक चलाएंगे। मतलब जी। क्या कि यही बांग्लादेशी घुसपैठिया का नाम लेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, घुसकर मारूंगा, मुसलमान का कपड़े से पहचाने जाएंगे, और वो क्या कहते हैं कब्रिस्तान, शमशान, ये सब टाइप से करके 2047 खींचने का इनका इरादा था। जैन जी को इसके लिए जरूर
और उनको क्या कहते हैं शुभकामनाएं, बधाई या उनको क्या कहते हैं उनका सलाम करना चाहिए। उन्होंने वो जो गुब्बारा था उसमें हवा भरता भरता जा रहा था और उसमें कुछ था नहीं, लेकिन वो गुब्बारा चल रहा था। उस गुब्बारे में उन्होंने छेद कर दिया है और उस छेद से अब मतलब जल्दी से हवा निकल गई। अनिल सर, मैं आपसे देखिए जो आप दिमागी नक्सल की बात है, देखिए दिमागी नक्सल तो इस तरह से सवाल पूछ रहा है, आप उनको दिमागी नक्सल कहें कुछ भी जो भी है, इसमें देखिए ये जो है ये अब आप हर चीज पे सवाल हो रहा है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज़ के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते तो 8,500 करोड़ में 1,000 से भी ज़्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे। पर यह सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ हालत बहुत ख़राब है और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज़ से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फ़ंड्स की कमी है, हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फ़ंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप रिक्वेस्ट करिए पीएम से कि प्लीज़ ये जो 8,500 करोड़ है ये तो आपका पैसा है ना, पीएम का थोड़ी ना है, ये आपका पैसा है। तो क्या ये पैसा आपके छोटे भाई बहनों के स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या ये आपका पैसा आपके छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सो रिक्वेस्ट द पीएम टू प्लीज़ use the PM Cares Fund for the people, for the education, for the schools of the poor kids. And the PM should show that he actually cares. अब देखिए ये अनिल सर, अब ये यहाँ कैसे कर्फ्यू लगाइएगा, यहाँ पर कैसे कर्फ्यू होगा? एक चीज है। दूसरा, आप देखिए एक तरफ तो ये जो आपके पास पैसा है उसका उपयोग नहीं, आप कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके सारे आंकड़े आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो बने बनाए स्कूल हैं जो जहां पर आप उसको वहां से शिफ्ट करना चाहते हो, 15 किलोमीटर दूर बच्चियों को रोते हुए भी देखा। कितनी विडंबना। एक तरफ आप कहते हो क्या लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना, और ये इस तरह का आपका प्रवृत्ति है। वही जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है उसके अलावा कुछ नहीं। और आपको शायद ये मालूम है कि चुनाव तो हम ये इन प्रकार जीत लेंगे, ये शायद उसके पीछे कहीं पूरे का पूरा आपका एक जो होता चला है वही कुछ शायद आपके मन में बैठा हुआ है। अनिल सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट 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 अनम्यूट। वो क्या है, पॉलिटिकली फाइट करना जो मैंने कहा वो करने के उनका इरादा ही नहीं है। अब अभी देखिए, अभी इसमें जो 2-3 मुद्दे इसने जो दीपक ने उठाई, बड़ी अच्छी बात कहा कि भाई बेसिक सुविधाएं, इसके लिए लगातार जो है प्लानिंग कमीशन और ये पहले योजनाएं भी बनी थी। अभी अब पता नहीं उस योजना का क्या है कि लड़कियों के जो के स्कूल है उसमें शौचालय के लिए, उस पर एक बाकायदा मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के समय में उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, मतलब ये था, वो स्कीम थी। अब उसका क्या हुआ मालूम नहीं। अभी आजकल क्या करें, अभी तो है क्या, डिक्लेयर कर देते हैं ना कि हर जगह बिजली आ गई, हर नल में जल है, इस टाइप का खाली स्लोगन। अब आप जाइए तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, ना बिजली है ना पानी है। तो वो झूठ पर आज देखिए, झूठ पर तो देखिए मैं कहूंगा कि उनका जो ये है क्या कहते हैं, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है उसको उसके लिए जिम्मेदार है हमारा, मतलब हम लोग भी। अभी सबसे मतलब जो देश में जो भूखमरी ग्रस्त इलाका है वो गुजरात तीसरे नंबर पर लंबे समय से था। अभी क्या हाल है अभी देखना पड़ेगा, 5वां है, तीसरा ही है। वहां का जो 48% जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही गरीबी में है। वहां रोड की भी हालत बहुत खराब है, लेकिन वो गुजरात मॉडल के नाम पर 10 साल जीत गया है भाई। 5 साल तो 2014 तो जीत ही गए, 19 भी जीत लिया, और अभी भी वो मॉडल के नाम नहीं लेते वो। क्यों? क्योंकि जो मीडिया है उसको परचेज कर लिया।
पूरा मीडिया खरीद के। अब वो कि कोई गुजरात अभी आप भी मैं सोशल मीडिया को भी कहूंगा, गुजरात के बारे में कैंपेन चलाना चाहिए कि गुजरात की हालत क्या है, गुजरात के गांव की वहाँ के स्कूल्स के उसकी मतलब बाकी जगह छोड़ दीजिए, मतलब बाकी इसीलिए कि मध्य प्रदेश वाले बीजेपी से, वहां भी 20 साल से सरकार है बीजेपी की, वो जो है भुखमरी में या ये कुपोषण में, वो देख ही रही, उनका नंबर देख लीजिए, अशिक्षा में, सब में उनका देख लीजिए। बिहार देख लीजिए, वो भी 20 साल से बीजेपी समर्थित सरकार है, 6 हो गया 20 साल से है। तो आप सोच लीजिए कि क्या हालत है। तो ये जो झूठ है इसके जरिए वो चला सकते हैं, ऐसा उनको लग गया। और वो उनको, जिसको आप कहते हैं कि लत लग जाना, और जैसे कि आपको स्वाद आ गया है इसका, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि आपको किसका मतलब स्वाद आया है, वो स्वाद मुंह जो को आ गया है वो जो है आपका जारी है। अब यहाँ भी यही है कि अभी 93 आप कह रहे हैं कि स्कूली बच्चों की बात, 93,000 स्कूल बंद हो गए और बाकी आगे उतनी ही संख्या में बंद होने के लिए तैयारी करवा रहे हैं, चूंकि एक बड़ा जो है स्कूल माफिया है। अभी आपको बताएंगे कि जो कुछ जो ये देश में जहां की पक्की आमदनी मानी जाती है उसमें स्कूल खोलना और अस्पताल खोलना, अस्पताल, और उसके लिए लोन भी देती है सरकार मतलब फ्री में आपको जगह देगी, मतलब 1 रुपया पे 4 रुपया पे क्या है मालूम नहीं, सब्सिडी है, कई सारी सब्सिडीज है, कब सब्सिडीज है, और लोन बैंक भी लोन देती है अगर आपके पास ठीक से प्रोजेक्ट है, क्योंकि बैंक और सब इसको बिजनेस मानता है। वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी डेमोक्रेसी में, ऑटोक्रेसी में भी, मतलब चाइना में या कहीं भी, शिक्षा व्यापार के रूप में नहीं देखा जाता। जर्मनी में हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका में, हेवीली फंडेड है जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं। और आपको आश्चर्य होगा, अब अभी ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि वो सब तोड़ दें, लेकिन वो टूटेगा नहीं। MIT जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से गिनी जाती है, वही नोम चोम्स्की प्रोफेसर थे। और MIT किसका है? पूरा 100% फंडेड अमेरिकन गवर्नमेंट से, और अब दुनिया की सबसे पायनियर इंस्टीट्यूट मानी जाती है जो MIT है। और वहां नोम चोम्स्की जो रोज गाली देते थे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को और उसको एक्सपोज करते थे, वो वहां प्रोफेसर रहता जिंदगी। तो आप सोच लीजिए कि अंतर क्या है। और यहाँ एक JNU था जहां गरीब बच्चे पढ़ सकते थे, जहां पर कि उन्होंने मतलब हर एक चीज में एक्सेलेंस अपना दिखाया। उनकी हालत ये थी किया कि आते ही पहले से लगा हुआ था। JNU के बारे में तो इतनी कहानियां और इतना अटैक पहले से कर रहे थे। वो आपका पायनियर इंस्टीट्यूशन है और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? तो शिक्षा वगैरह से मामला असल में वही है कि उनको वो विश्वास हो चला है कि ये अपन चला सकते हैं, और ये चलाने के लिए प्यादे भी मिल गए, ज्ञानेश कुमार हैं, सारा इंस्टीट्यूशन सभी बताइए, और जुडिशरी भी देख लीजिए क्या हालत है। अभी मैं आप लोग, अब लास्ट पॉइंट, मतलब ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, उस पर चर्चा नहीं भी की आपने। ये जो आया है कि 2000 से ज्यादा लोग उसमें जो गुंडे घूम रहे, मतलब जो मतलब क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री सीटर्स और फल्ला जो असामाजिक मतलब जी 2800 है या 2000 से कुछ, जितना हम देखे नहीं ठीक से। अब वो बताइए 2800। अब अभी बताइए कि आपको, मतलब वो 2,500 लोग दिल्ली की सड़कों में, वो भी VIP एरिया में घूम रहा है, और उसके बाद आपको पुलिस जो है क्या कर रही थी, और वो आदमी मान लिया आपने उनको चिन्हित कर लिया और आप अब तक पकड़ नहीं पाए, एक भी गिरफ्तारी नहीं है 20 जुलाई से लेके अब तक। ये एक बड़ी मतलब पुलिस, आप बताइए कि अगर मान लिया कि 2800 लोग हैं और गुंडे हैं, गुंडे मतलब बाकायदा असामाजिक तत्व है, सजा उनके खतरा कर रहा है, उन पर कई तरह के रेप और इस तरह के मर्डर्स के चार्जेज हैं,
अरे मर्डर के चार्जेस, रेप के चार्जेस हैं और वो गुंडे हैं, तो वो रोड पर कैसे घूम रहे थे भाई? और वो भी घूमते हुए पहुंच गए जंतर मंतर। तो ये तुरंत इस्तीफा दो, मतलब इस्तीफे की जो मांग है और मजबूत हो जाती है। कह रहे वो तो इतना देर क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि वो इतने गुंडे अगर घूम रहे हैं दिल्ली में, तो लोग कितना असुरक्षित है। वो तो ऐसा नहीं है कि वो उसी दिन निकल करके आ गए, वो तो घूम रहे थे तभी तो वहां पहुंच गए। तो घूम रहे थे तो उसको जल्दी इस्तीफा करो भाई। ये तो असुरक्षित रखा है आपने दिल्ली को। वो बाद में फैसला होगा कि उसमें वो गुंडे गए कि नहीं, लेकिन गुंडे अगर घूम रहे थे तो इस्तीफा तो दो पहले। तो ये है असल में है कि लॉजिक का कोई सेंस नहीं रह गया। दूसरा कि मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप जो 12 साल में अगर बताते रहते आप कि ये क्या है और इसको कैसे देखना चाहिए, तो ये हालत नहीं होती।